Good morning to all of you. As you know, हम लोग डेवलपमेंट इन आर्ट्स इस चैप्टर को हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। और डेवलपमेंट में इन आर्ट्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात की थी कि कला के क्षेत्र में काफ़ी सारी वृद्धि देखने को मिली, काफ़ी सारा विकास देखने को मिला। और वो विकास के दौरान काफ़ी सारे प्रिंटिंग प्रेस, लिटरेचर के क्षेत्र में, प्रेस के क्षेत्र में, और उस समय के काफ़ी सारे ऑथर्स भी हुए जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध बुक्स वगैरह लिखी। पेंटिंग्स के क्षेत्र में काफ़ी एक विकास का दौर रहा। तो हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में से पिछले क्लास में बात की थी। तो उन चीज़ों को रिकॉल करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। और आज से हम लोग पॉपुलर आर्ट्स फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आर्ट के कला के जो फॉर्म्स थे, रूप थे, उनमें पॉपुलर आर्ट क्या था, नेशनल आर्ट क्या, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोग प्रेजेंट हुए एंड देन क्लास को स्टार्ट करते हैं चीज़ों को रिकॉल करते हुए। तो जो आर्ट्स के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुई, ओके, सो यूरोपियंस के साथ जब हम लोगों का इंट्रैक्शन हुआ, द इंट्रैक्शन विद द यूरोपियंस लेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो एक समाज में सुधार का एक दौर चला एंड सोशल रिफॉर्म का एक दौर चला। एंड दिस गिव राइज टू न्यू ट्रेंड इन लिटरेचर। और इसने एक नया पहलू, एक नया ट्रेंड, एक नई धारा को जन्म दिया। और इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ट्रेंड को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। सो इस इन्फ्लुएंस के दौरान प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, प्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1798 में। और इसके दौरान काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला। और इसके दौरान ही कलकत्ता में 1860 में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन प्रेस जो है वो एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह सोशल चेंज, यानी कि समाज में एक परिवर्तन जो आया, उसमें हम कह सकते हैं कि प्रेस का भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। और प्रेस ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है समाज के एक परिवर्तन में। और आर्ट के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें जो प्रेस के जो डेवलपमेंट है उसको नकारा नहीं जा सकता। सो द प्रेस इमर्ज एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया एंड द सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्ट इन पब्लिशिंग देयर थॉट्स अबाउट सोशल इशू एंड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। और जितने भी उस समय के समाज सुधारक हुए, सोशल रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने अपनी बातों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, जर्नल के माध्यम से, प्रेस के द्वारा प्रिंट करना स्टार्ट किया और अपने थॉट्स को प्लेस टू प्लेस स्प्रेड किया, फैलाया। एंड मैंने जो न्यूज़पेपर उस समय, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू, हेराल्ड, इस समय के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स हुए। देन लिटरेचर भी वो रिलीजियस और माइथोलॉजिकल, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस एंड सॉन्ग्स। एंड अराउंड द 19th century देयर वाज अ मेजर चेंज इन दिस लिटरेरी ट्रेडिशन। और अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, 19th century की बात करें, तो इनमें काफ़ी लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिला। और द डेली प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल वर डिपिक्टेड बाय पोएट इन द वर्सेस। बिसाइड पोएट्री, प्रोज राइटिंग ऑल्सो बिकेम वेरी कॉमन। एंड देन फाइनली पोएट्री एंड जो प्रोज राइटिंग है वो भी एक काफ़ी कॉमन चीज़ें सभी में देखने को मिली। उस समय के कुछ ऑथर और वर्कर्स भी हुए जिन्होंने, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, जिन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया। और द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल।
और जो आज़ादी का दौर चल रहा था, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और जो सोशल रिफॉर्म्स थे, और एक नया समाज में जो परिवर्तन आ रहा था, इस दौर से हम लोग गुजर रहे थे। और इस समय के जो लिटरेचर थे, उन्होंने काफ़ी नेशनलिज्म को प्रमोट किया। नेशनलिज्म इस राष्ट्र, यानी कि आपको राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, उसी को नेशनलिज्म बोलते हैं, लव ऑफ आवर कंट्री। सो इस राष्ट्र की भावना ने काफ़ी सारे ऑथर्स को जन्म दिया, एंड उनके काफ़ी सारे योगदान रहे, जिनमें मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, इन सभी का नाम ऊपर आता है। और ये अपने ज़माने के काफ़ी विख्यात ऑथर्स हुआ करते थे, और इन्होंने काफ़ी सारे पुस्तकें जो है वो राष्ट्र की भावना से प्रभावित होकर, एंड उनके दिलों में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, उन्होंने इसको अपने हाथों से अपने बुक्स में उनको काफ़ी अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है। काफ़ी सारे उस समय के ऑथर्स हुए, जिनका नेम आपके बुक्स में है, मैं आपको थॉरली रीडिंग करिएगा। एंड देन फाइनली प्रिंटिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, जो मुग़ल पीरियड उस समय चल रहा था, मुग़ल शासन था, तो जो छोटे छोटे पेंटिंग्स थे वो काफ़ी चर्चा में चर्चित रहे। बट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जब ब्रिटिश का शासन आया, यूरोपियन आर्टिस्ट केम टू इंडिया। यूरोप से आर्टिस्ट इंडिया आए, और उन्होंने एक न्यू स्टाइल एंड टेक्निक को पेंटिंग में अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया, और एक नया टेक्निक का आगाज़ इंडिया में होता है। और इसी के साथ जो इम्पेरियल ट्रेडिशन है, द पेंटिंग में बी कॉल्ड द इम्पेरियल ट्रेडिशन, पेंटिंग्स को इम्पेरियल ट्रेडिशन बोला जाने लगा। सो अनलाइक इंडियन ट्रेडिशंस, दिस पेंटिंग्स वर बिग एंड लाइफ लाइक। ये जो पेंटिंग्स थे वो काफ़ी लंबे समय तक रहते थे, ठीक है ना, काफ़ी वो लाइफ लाइक होते थे। एंड वन पॉपुलर इम्पेरियल ट्रेडिशन वॉज दैट रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग। तो इस तरह से पेंटिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा विकास हुआ। उसके बाद पॉपुलर आर्ट्स फॉर्म आए, एंड आज से हम लोग पॉपुलर आर्ट्स फॉर्म के बारे में बात करें। तो इन द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश एस्टैब्लिश वेरियस आर्ट स्कूल। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने कई सारे आर्ट्स स्कूल, कला के क्षेत्र में काफ़ी सारे विद्यालयों को ओपन किया। एंड वही 3 प्रेसिडेंसी जो कि बंगाल वगैरह हुआ करती थी, उन्हीं के आसपास। एंड द पेंटिंग्स वेर नाउ मेड, बंगाल कोलकाता, नाउ मेड विद द यूज़ ऑफ कैनवास, वाटर कलर्स एंड ऑयल पेंट्स यूजिंग वेस्टर्न टेक्निक। वेस्टर्न टेक्निक के माध्यम से कैनवास एंड वाटर कलर्स, ऑयल पेंट्स, इन सभी के माध्यम से जो है पेंटिंग्स बनाए जाने लगा। एंड सम इंडियन नॉवेल्स इवन पैट्रोनाइज यूरोपियन आर्टिस्ट। और जो उस समय के सामंत लोग थे, उन्होंने इनका संरक्षण भी, यूरोपियन आर्टिस्ट को संरक्षण भी दिया और ये कला को बढ़ावा भी दिया। सो अगर हम पॉपुलर आर्ट की बात करें, तो इन द 19th century द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वॉज पार्टिकुलरली पॉपुलर इन बंगाल, स्पेशली इन कालीघाट। तो 19th सेंचुरी में जो एक ट्रेडिशन पॉपुलर आर्ट का दौर चल रहा था, आर्ट फॉर्म्स का, तो बंगाल में एक कालीघाट प्लेस है, वहाँ का पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी फेमस हुआ। द स्क्रॉल पेंटिंग ऑन विच माइथोलॉजिकल थीम्स एंड इमेज ऑफ गॉड गॉडेस वर पेंटेड वर वेरी फेमस। इन जो पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स थे, जो कालीघाट के स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में, उसमें माइथोलॉजिकल टर्म्स, पौराणिक कथाएँ, और जो गॉड्स के इमेज थे, फ़ोटो थे भगवान की, उनको प्रिंट किया जाने लगा, उनको बनाया जाने लगा। एंड ये काफ़ी पॉपुलर, फेमस हुआ, उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। स्लोली द आर्टिस्ट स्टार्टेड पेंटिंग देयर सराउंडिंग एंड प्रोड्यूस पेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। और धीरे धीरे जो सोशलिस्ट जो पेंटिंग करते थे, उन्होंने जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने धीरे धीरे अब अपने
जो जोन है उनको बढ़ाते हुए सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स पे भी पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। So unlike painting produced by the court painters, these paintings were inexpensive as they were mass produced and painted in watercolors and then on paper. अब कालीघाट पेंटिंग में क्या था, जो कालीघाट जो बंगाल में था स्पेशली में, तो उस पेंटिंग में एक खास बात क्या थी, जो उसमें वाटर जो पेंट ऑयल पेंट्स था और भी जो सारे पेंट्स थे, ठीक है, उनका जो यूज होता था वो काफ़ी महंगे थे, एक्सपेंसिव थे। तो उसका जो मास प्रोड्यूस है वो वाटर कलर्स के कारण पेपर पे होने लगा धीरे धीरे। बात करते हैं हम लोग नेशनल आर्ट की। तो नेशनल आर्ट में द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि कह सकते हैं 19th सेंचुरी ख़त्म होने को था और 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी स्टार्ट होने को। तो उसने एक और रिवॉल्यूशन आया पेंटिंग के स्टाइल के क्षेत्र में, और वो नाम था राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस आर्टिस्ट, काफ़ी प्रसिद्ध आर्टिस्ट हुए उस समय के, एंड ही क्रिएटेड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ हिज ओन। ये खुद के स्टाइल से ही एक पेंटिंग बनाया करते थे। ही क्रिएटेड रियलिस्टिक इमेज, उनका जो इमेज बनाया हुआ था वो लगता था सचमुच का इमेज है, और आप देखते तो वो लगता वो सही रियलिस्टिक है। एंड ही क्रिएटेड रियलिस्टिक इमेज एंड मोस्टली पेंटेड थीम्स फ्रॉम इंडियन एंड माइथोलॉजिकल फ्रॉम द एपिक्स। अब जो हम लोगों का एपिक्स था, ग्रंथ वगैरह था, उनसे रिलेटेड और माइथोलॉजिकल पुरानी कथाओं से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारे पेंटिंग्स बनाया जो कि काफ़ी रियलिस्टिक महसूस होता था। देन नेक्स्ट टर्म है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर बिगन अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और रविंद्रनाथ जो थे उन्होंने एक और स्टाइल ऑफ पेंटिंग को उस समय इंट्रोड्यूस किया, एंड नोन एज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। उसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाने लगा। सो आर्ट विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फोल्क आर्ट, जो इंडियन फोल्क आर्ट था उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग को ईजाद किया। एंड दिस स्टाइल वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ राजा रवि वर्मा। और ये जो स्टाइल था वो राजा रवि वर्मा के स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट था। एंड द पेंटर्स ऑफ दिस स्कूल रिवाइव द अजंता केव पेंटिंग, द मुगल एंड राजस्थानी मिनिएचर एंड इंडल्जर्ड इन वेस्टर्न एंड जापानी आर्ट एज वेल एज। उन्होंने सभी तरह के जो पेंटिंग्स थे, सभी तरह का कला का एक सम्मिश्रण किया। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर keen artist himself set up the Kala Bhavan at शांति निकेतन। कीन आर्टिस्ट, कीन मीन्स होता है एगर, किसी बात को अगर जानने के लिए कोई उत्सुक हो या किसी चीज़ को करने के, जैसे पेंटिंग से उसे करने के लिए जो एगर हो, उत्सुक हो, उसी को बोलते हैं कीन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक कीन आर्टिस्ट थे अपने आप में। उनको काफ़ी अंदर से सभी चीज़ें जो आर्ट हैं वो काफ़ी सीखने का एक जज्बा होता था, और उन्होंने एक काला भवन जो है शांति निकेतन में सेटअप किया। नंदलाल बोस की बात आती है, वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अविंद्रनाथ टैगोर। ये एक अविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके स्टूडेंट होते थे, और ही पेंटेड स्कीन्स फ्रॉम एंशियंट लेजेंड्स, जो प्राचीन काल में जो एंशियंट जो लेजेंड हुए हैं उनके ये पिक्चर को बनाते थे। एंड ही यूज सेंडिंग टू गिव अ 3 डायमेंशनल इफेक्ट टू पेंटिंग। और जैसा कि आप जानते हैं 3D इमेज कैसा होता है, तो वो इफेक्ट देने की कोशिश की गई अपने पेंटिंग में। देन नेक्स्ट आता है जामनी रॉय। सो स्टार्टेड हिज पेंटिंग विथ कालीघाट स्टाइल। उन्होंने कालीघाट स्टाइल से, जिस स्टाइल की हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पॉपुलर आर्ट में, उस स्टाइल में जामनी रॉय ने स्टार्ट किया पेंटिंग को बनाना।
सो बिफोर डेवलपिंग हिज ओन इंडिविजुअल स्टाइल, यानी कि जो खुद के स्टाइल को डेवलप करने से पहले उन्होंने खुद की अपनी कला में एक इंट्रोड्यूस किया उसको. सो अमृता शेरगिल वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई द मुगल एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग. उस समय अमृता शेरगिल थी, वो मुगल काल के पेंटिंग से काफ़ी प्रसिद्ध हुई और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से एंड अजंता केव से. एंड शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. और अमृता शेरगिल भी इस समय की काफ़ी एक फेमस आर्टिस्ट, कलाकार के रूप में जाने जाते हैं. तो इस तरह से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में काफ़ी सारे ये रिफॉर्म्स देखने को मिले. देन बात आती है थिएटर की. तो थिएटर यानी कि ड्रामा. तो उस समय बात करते हैं थिएटर की. सो ड्रामा वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया. सो ड्रामा अगर किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की एक काफ़ी मेन सोर्स हुआ करती थी उस समय. सो द वेस्टर्न थिएटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश टू इंटरटेन देयर सोल्जर्स. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने सैनिकों को, उन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इंटरटेन करने के लिए ये चीज़ें लाई थी, ड्रामा वगैरह. ओके, थिएटर में द चेंजेबल सीनरी एंड अदर टेक्निक्स ऑफ वेस्टर्न थिएटर बिगेन टू अप्लाई टू इंडियन थिएटर्स. लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन के दौरान ये जो है वो अप्लाइड होती गई इंडियन थिएटर्स. स्लोली थिएटर बिकम अ पावरफुल मीडियम फॉर एड्रेसिंग सोशल पॉलिटिकल इश्यूज. और धीरे धीरे ये जो ड्रामा था, वो जो थिएटर में जो ड्रामाज वगैरह हुआ करती थी, वो एक प्रसिद्ध माध्यम बन गया, प्रसिद्ध मीडियम बन गया, पॉपुलर मीडियम बन गया. किस चीज़ों को, चाहे वो अगर सोशल इशू हो, कोई सामाजिक, अगर समाज में कोई इशू हो गया हो, समस्याएं हो गई उनको, या अगर कोई पॉलिटिकल इशू हो गया है उनको अगर स्प्रेड करना है, तो एक अच्छा माध्यम उस समय का माना जाता था. दीनबंधु मित्र प्ले अ नील दर्पण depicted the aristocracies, atrocities of the British indigo planters and established drama as powerful medium. तो दीनबंधु मित्र उस समय के हुए और उन्होंने नील दर्पण में, अपने नील दर्पण में एक प्ले किया था जिसमें उन्होंने जो ब्रिटिश, जो इंडिगो नील की खेती करने के लिए जो मजबूर करते थे भारतीयों को, उन्हें एक ड्रामा के माध्यम से और जो सोशल इश्यूज थे उनको लोगों के बीच फैलाया. सो एस्टेब्लिश अ ड्रामा एज अ पावरफुल मीडियम. सो इन द 20th century द इंडियाज पीपल थिएटर एसोसिएशन IPTA वॉज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे. इसी के साथ बॉम्बे में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का भी स्थापना हुई एंड IPTA की बॉम्बे में. एंड इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन थिएटर वर्ल्ड. और इन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया थिएटर के क्षेत्र में. एंड इस तरह से ये थिएटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में. देन फाइनली अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूज़िक, संगीत, ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूज़िक वर पॉपुलर. इस समय वेस्टर्न म्यूज़िक भी और इंडियन म्यूज़िक भी दोनों काफ़ी चरम सीमा पर था और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था. द इंडियन म्यूज़िक ऑफ 2 टाइप्स, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक. इस समय इंडियन म्यूज़िक के 2 टाइप्स थे, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक. इस समय के अगर हम लोग म्यूजिशियन की बात करें तो जो काफ़ी पॉपुलर थे वो थे विष्णु नारायण भातखंडे एंड विष्णु दिगंबर पलुस्कर महाराष्ट्र एंड आलिया खान, अलाउद्दीन खान also made a great contribution to हिंदुस्तानी म्यूज़िक. उन्होंने संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं हम लोगों ने, इन्होंने दिया. और जो म्यूजिक था, संगीत था, उसको बहुत आगे एक लेवल पे लेके गए. सो महावैद्यनाथ अय्यर
Patnam Subramanya Iyer, M.S. Subbulakshmi, and several other contributed to Carnatic music. और भी सारे प्रसिद्ध म्यूजिशियंस हुए जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और इन्होंने म्यूज़िक को एक ऊंचाई तक लेके गए हैं. So in due course, Western classical music like jazz, pop, etc. became popular in India. और इस समय जो क्लासिकल म्यूज़िक था वो भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और लोगों के बीच ये काफ़ी प्रसिद्ध भी. In instrumental music, Western instrument like piano, violin, guitar also became a popular as Indian musical instrument like sitar, tabla and tango. जैसा कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पियानो है, वायलिन है, चाहे गिटार है, वो जैसे प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही अगर हम इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सितार हो, तबला हो, तनपुरा हो, इन्होंने भी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में. तो इस तरह से थिएटर और म्यूजिक उस समय उस क्षेत्र में और उस दौरान 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और बहुत सारे म्यूजिशियन हुए, बहुत सारे ऑथर्स हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने कला के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. और इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट इन आर्ट्स को देख रहे हैं, और कला के क्षेत्र में कैसे कैसे वृद्धि हुई उसको हम लोग देख रहे हैं. तो हम लोगों ने यहाँ तक म्यूजिक के क्षेत्र तक जो क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसको कवर कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इससे आगे की तरफ चलेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड कोई अगर डाउट है तो आप लोग उसे ज़रूर कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.